गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए लेक्चर को, एक नए टॉपिक को। मॉडर्न फिजिक्स का ही टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला लेक्चर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आप सभी से निवेदन है कि इस टॉपिक को खूब सुंदर से आप देखेंगे। सबसे पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि डी ब्रॉगली को हम लोग पढ़े हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट में। डी ब्रॉगली का कहना था कि सभी पार्टिकल वेव है और सभी वेव पार्टिकल है, इसका मतलब है। और उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करता है तो वो वेव प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट का पार्टिकल नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्रॉम्पटन इफेक्ट है, रमन्स इफेक्ट है, जीमांस इफेक्ट है, ये सभी के सभी लाइट का पार्टिकल नेचर का उदाहरण है। और जो आपका इंटरफेरेंस है, रिफ्रैक्शन है या फिर और जितने सारे डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सभी के सभी जितने फेनोमेना है सभी के सभी लाइट का वेव नेचर का एग्जाम्पल है, उसका उदाहरण है। आज हम लोगों को ये जानना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ये चैप्टर कहता है कि यदि आपके पास कोई मटेरियल है, अगर आप उस पर फोटो डालते हो, फोटो का मतलब सनलाइट, अगर आप फोटो डालते हो तो फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब है सनलाइट। यदि आप किसी मेटल पर, ये कोई मेटल है, अगर किसी मेटल पर आप फोटो डालते हो तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आता है। इसी इफेक्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, उन सभी चीज़ को हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। इसमें क्या है कि लाइट की मदद से, जैसे इलेक्ट्रॉन को इमिट आप अलग अलग तरीक़ा से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर किसी बॉडी में से निकालना हो तो उसका बहुत सारा तरीका है। जैसे अगर दो बॉडी है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रब कर दो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यदि आपके पास ये प्रोसेस करने का उचित नहीं लग रहा है तो आप किसी बॉडी को गर्म कर दीजिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आप तीसरा एग्जाम्पल, आप किसी बॉडी को मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आप किसी बॉडी पर सनलाइट डालिए, सूरज का प्रकाश डालिए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन के इमिशन का बहुत सारा प्रोसेस है, जिसमें से एक प्रोसेस है कि सनलाइट का फोटो का मतलब हो गया सनलाइट का यूज करके, फोटो का मतलब है सनलाइट। तो हम लोग को क्या जानना है कि सनलाइट का यूज करके आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। यदि आप सनलाइट का यूज करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो इसी प्रोसेस का क्या नाम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले बताया गया हर्ट्ज के द्वारा, उसके बाद डेविसन जर्मर के द्वारा। डेविसन जर्मर सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताते समय वो ये समझाना चाह रहे थे कि क्या सच में डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। समझिएगा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कंपटीशन के लिए थोड़ा सा कम लेकिन बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का कॉन्सेप्ट है सबसे पहला डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोगों को खूब बढ़िया से समझना। आज का कहानी है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले क्या समझाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो क्या कहना होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है, यदि आप किसी भी मेटल पीस पर थोड़ा सा अच्छे इंटेंसिटी का बढ़िया एनर्जी वाला सुंदर सा लाइट अगर आप डालते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल के बाहर जाएगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएगा तो इसी प्रोसेस का क्या नाम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस बात को आप समझिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को मिक्स करने की कोशिश सबसे पहले डी ब्रॉगली किए, और उस चीज़ को
एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश डेविसन और जर्मर साहब ने किया। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में थोड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि जो डी ब्रॉगली साहब थे उनके स्टेटमेंट को ये चेक कर रहे थे कि क्या वो सही है। इसके लिए इन्होंने एक एपरेटस बनाया। और एपरेटस में क्या था, इन्होंने एपरेटस बनाया और उस एपरेटस में कहानी क्या था जरा ये देखेंगे। उसमें कहानी था क्या है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गन बनाया जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके। देखेंगे उसके लिए उन्होंने एक ये कैथोड है, और ये एनोड है। ये आपका एनोड है, बाहर का जो लाइन दिख रहा है, और जो ये अंदर का है वो कैथोड है। अंदर में क्या है, कैथोड, और बाहर वाला क्या है, एनोड। उन्होंने क्या किया, इस दोनों वायर को मतलब कैथोड को और एनोड को हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। इन्होंने हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। तो हाई वोल्टेज से जैसे ही जोड़ा जाएगा, अंदर वाला कैथोड है, बाहर वाला एनोड है, मतलब बाहर वाला जो है हाई पोटेंशियल पर है, अंदर वाला जो है लो पोटेंशियल पर। इसका मतलब ये जो अंदर वाला है वो निगेटिव चार्ज होगा और जो बाहर वाला है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। गौर करिएगा। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब क्या है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से निकले। देखेंगे तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी, ये पॉजिटिव तो ये पॉइंट भी पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव तो ये पॉइंट निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव के बीच में हम आपको सिखाए थे इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत, ये वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे, गौर से इस एक्सपेरिमेंट को समझिए। क्या नाम है इसका, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। और ये जो बना रहे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन गन बना रहे हैं। तो इसमें ये क्या है, निगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि V बराबर होता है, V इक्वल टू, आपने पढ़ा था V इक्वल टू माइनस E इक्वल टू V बाई L। तो V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू L। मतलब V लेंथ तो कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। जितना ज़्यादा वोल्टेज आप यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उतना मजबूत यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। जितना मजबूत यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उतना ज़्यादा हाई वेलोसिटी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई स्पीड से इसमें से निकलेगा। समझिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाई स्पीड से निकला, और ये जो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से निकला उसके सामने में आपने क्या किया, एक निकेल का क्रिस्टल रख दिया। ये क्या है, ये निकेल का क्रिस्टल है, ये निकेल क्रिस्टल है। समझिएगा, ये निकेल क्रिस्टल है। क्या किया, ये पूरा कहानी क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन गन है। इसमें से आपने वोल्टेज को बहुत हाई किया। वोल्टेज जैसे ही हाई हुआ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे लगेगा। आपने क्या पढ़ा था कि निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो उस पर फोर्स नीचे लगेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जा करके हीट करेगा किसको, निकेल के क्रिस्टल को। जैसे ही निकेल के क्रिस्टल को हीट करता है, ये जैसे ही जाकर के निकेल क्रिस्टल को हीट करेगा तो इसमें से दूसरा, क्योंकि ये जाकर के एनर्जी इसको देगा, जैसे ही एनर्जी देगा यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से निकलेगा, इसके सरफेस से निकलेगा। तो आपने क्या किया, आप यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, और क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा है। इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा है। इलेक्ट्रॉन जो निकल के भाग रहा है वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग एंगल पर भागता है। जैसे यहाँ पे टॉर्च दिए तो टॉर्च का रोशनी क्या होगा कि दीवार से टकराएगा और वो पूरा का पूरा डाइवर्ज होगा, वो फैल जाएगा। लेकिन क्या सभी रोशनी सेम एंगल पर थोड़ी ना फैलता है, वो अलग अलग एंगल पर। लेकिन एक बात,
कुछ एंगल पर ढेर सारा रे फैलता है, कुछ एंगल पर थोड़ा कम, कुछ एंगल पर और भी कम, और कुछ एंगल पर मैक्सिमम। तो डेविसन जर्मर क्या किया, यहाँ पे एंगल को कंसीडर किया। मान लेते ये एंगल है थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। अब गौर करेंगे, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें तो ये भी एंगल फाई ऐसा मान लेते हैं, और ये भी एंगल फाई। अगर हम लोग इस तीनों को जोड़ दें तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनेगा थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकलेगा कि थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू 180। तो यहाँ से फाई कितना हो गया, यहाँ से फाई कितना हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से फाई 2 फाई इक्वल टू, तो फाई कितना हो गया 180 माइनस थीटा बाई 2। ये निकल गया फाई का फॉर्मूला। गौर करेंगे यहाँ पे क्या देखिए, ये थीटा है, ये फाई है और ये फाई है, क्योंकि ये एंगल, अगर ये एंगल यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से ये टकरा के रिपेल होगा। जब ये रिपेल होगा तो जितना एंगल इस साइड का उतना ही एंगल इस साइड का, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फिगर बनाता है। सिमेट्रिकल फिगर आपने क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों एंगल क्या होगा बराबर। तो इस एंगल को अगर थीटा कहेंगे तो ये दोनों एंगल सेम होगा, ये फाई तो ये भी फाई। लेकिन एक लाइन पर का आपने क्या पढ़ा था 7th क्लास में कि किसी भी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो फाई को, थीटा को, फाई को, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाना चाहिए। तो थीटा फाई जोड़ फाई 2 फाई बराबर 180। तो थीटा को उधर लेके चले गए तो 2 फाई बराबर 180 माइनस थीटा। तो फाई बराबर क्या मिल गया 180 माइनस थीटा बाई 2। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं, लगातार इस पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से रेज आ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एंगल पर यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर का मतलब होता है संसूचक। संसूचक का मतलब जो किसी भी वस्तु की उपस्थिति को चेक कर सके, जैसे टेस्टर से आप क्या जानते हो कि करंट है कि नहीं। उसी प्रकार इस डिटेक्टर से हम लोग ये जानेंगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है कि नहीं। तो इस डिटेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, घुमा घुमा के इस डिटेक्टर को इस पाथ पे घुमा घुमा के चारों तरफ हम लोग चेक करेंगे। अलग अलग डिटेक्टर, पहले फिर यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे डिटेक्टर घूमेगा तो ये एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा, कम बेसी होगा, कम बेसी होगा। तो अगर कम बेसी होगा, तो अगर एंगल चेंज होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है थोड़ा सा कम मिल रहा हो डिटेक्टर को, यहाँ पे थोड़ा सा अधिक मिल रहा हो, यहाँ पे और अधिक मिल रहा हो। इस तरीके से आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आप एंगल को चेंज करते हैं तो ये जो डिटेक्टर है उसको कभी इलेक्ट्रॉन थोड़ा अधिक मिलता है, कभी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम मिलता है। इलेक्ट्रॉन के इंटेंसिटी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, आपने क्या पढ़ा था कि चार्ज के प्रवाह को, चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा सर्किट में उतना ज़्यादा करंट होगा। इसीलिए आपने क्या देखा कि थीटा को आप बदल रहे हैं, आप थीटा को बदल रहे हैं। थीटा जब बदलते हैं तो डिटेक्टर आगे पीछे होगा, आगे पीछे। देखिए ना, थीटा मान लीजिए 30 डिग्री, डिटेक्टर यहाँ पर, थीटा 40 के, डिटेक्टर यहाँ आ गया, तभी ना। 40 कब होगा, जब ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। 50 कब होगा और नीचे जाएगा। 60 कब होगा और नीचे जाएगा। इस तरीके से डिटेक्टर क्या होगा, मूव करेगा। और यही डिटेक्टर, ये तो सिमेट्रिकल फिगर है, इधर है तो इधर भी मूव कर सकता है। डिटेक्टर अगर इस साइड में है तो इधर भी आप ला सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, एकदम पूरा घुमा सकते हैं 360 डिग्री में, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन थीटा बदलते रहेगा तो आपको जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना है वो चेंज होती रहेगी। आइए, तो ये क्या किए, थीटा बदलना शुरू किए। थीटा बराबर 30 डिग्री, तो वहाँ पे कुछ निकल गया, थीटा 30 रखेंगे तो फाई निकला। उसके करस्पॉन्डिंग डिटेक्टर पर इंटेंसिटी देखें, फिर थीटा बराबर निकाले 50 डिग्री या 40 डिग्री, ये निकाले। लेकिन जब थीटा बराबर उन्होंने 50 डिग्री रखा तो इंटेंसिटी जो था, इंटेंसिटी, और ये इंटेंसिटी कौन डिटेक्ट कर रहा है, इंटेंसिटी जो था वो मैक्सिमम देखा गया। ये बात समझिए,
थीटा को जब आपने 50 डिग्री किया तो इंटेंसिटी मैक्सिमम देखा गया। और एक बात समझिएगा, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी होगा। जब आपने देखा कि थीटा इक्वल टू 50 डिग्री था तो इंटेंसिटी क्या था, मैक्सिमम। जब ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको समझना पड़ेगा आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थीटा 50 डिग्री था तो इंटेंसिटी क्या था, मैक्सिमम। और वो कैसे पता चला मैक्सिमम, वो डिटेक्टर बताया। ये मशीन दे, जैसे कि थर्मामीटर लगाते हैं बुखार पता चलता है। आप स्वस्थ हैं तो 98 99, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो 100 101, वैसा ही। तो डिटेक्टर एक मशीन है जो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंटेशन को यहाँ पे इस बात पे बताता है। तो उसी प्रकार जब आपने थीटा का वैल्यू 50 लिया तो इंटेंसिटी क्या हो गया, मैक्सिमम। तो जब हम लोग तो जब यहाँ पे थीटा पता चल गया तो अब तो वोल्टेज पर जाएंगे। तो जब उसके करस्पॉन्डिंग आपने वोल्टेज देखा तो वोल्टेज मिला, तब इस थीटा के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज देखा गया। वोल्टेज 54 वोल्ट था, समझिए 54 वोल्ट था। इस बात को समझिए, क्या बोले, थीटा जब 50 डिग्री हुआ तो इंटेंसिटी क्या हो गया, मैक्सिमम। तब इस थीटा के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज था वो कितना था, 54 वोल्ट। इसका मतलब है आपको यहाँ थीटा मिला किसके सहारे, डिटेक्टर के सहारे। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे तो वोल्टेज पता, वोल्ट मीटर तो आराम से, या बैटरी पे लिखा होगा कितना वोल्ट का बैटरी आप लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ से वोल्टेज पता चल गया। अब जरा रुकिएगा, अगर हम थीटा को 50 डिग्री रखें तो फाई कितना मिलेगा, यहाँ देखिए फाई होगा 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा बटा 2। तो ये फाई कितना हो गया, 180 माइनस 50 बटा 2। तो 180 में से 50 घट गया तो कितना होगा, कितना हो गया 130। 130 बटा 2, 2 छा के 12, 2 पंचा 10, 65 डिग्री। फाई कितना निकला, 65 डिग्री। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ब्रैग साहब, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग साहब जो है, आप जब केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लेमडा से संबंधित एक रिलेशन दिया था और उसका कहना था कि 2d साइन फाई इक्वल टू एन लेमडा। 2d साइन फाई इक्वल टू एन लेमडा। हम लोग जब लाइट में वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस लैटिस क्रिस्टल का जो ब्रैग्स लॉ है उसको डिस्कस करेंगे। जरा सा अभी हम इस रिलेशन को लेकर के आपके सामने आगे बढ़ते हैं। तो 2d, ये जो d है इसका वैल्यू होता है 0.91 एंगस्ट्रम। गौर करिए, d का वैल्यू जरा सा याद रखना पड़ेगा आपको, 0.91 एंगस्ट्रम। साइन फाई, फाई कितना हो गया, 65 डिग्री। तो यहाँ पे कितना मिल गया, साइन 65 डिग्री इक्वल टू n का मतलब 1, मतलब अगर पहला इलेक्ट्रॉन आ रहा है और बगल में हो गया लेमडा। गौर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो 2 इंटू 0.91 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में है, इंटू साइन 65 डिग्री। साइन 65 डिग्री लगभग साइन 60 डिग्री के बराबर कितना हो गया, √3। साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2 बराबर कितना, लेमडा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 2 के साथ 2 कट गया, लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, 0.91 इंटू 1.73 एंगस्ट्रॉम। वैसे 732 होता है तो लेमडा यहाँ से निकल जाएगा, नीचे देखने में परेशानी है, ओके। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, लेमडा कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका, एक सेकंड में देख लेते हैं हम लोग, कितना हुआ, 0.91 इंटू 1.73, 1.56। इसको जब सॉल्व करते हैं तो लेमडा इक्वल टू आ जाता है 1.56 एंगस्ट्रॉम। जरा समझिएगा, अभी तक में आपने क्या किया, ब्रैग्स लॉ क्या कहता है कि लेमडा इक्वल टू कितना आया, 1.56। इसमें अभी तक आपने डी ब्रोगली को ऐड नहीं किया है। अभी तक हम लोग डिटेक्टर लगाए, मशीन लगाए, थीटा निकाले, वोल्टेज निकाले और ब्रैग्स लॉ का यूज किए, और जब लेमडा पर गए तो कितना आया, 1.56। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट। अब इसको लगा डेविसन जर्मर को कि अगर रियल में लाइट डुअल नेचर होता
तो डी ब्रॉगली भी अगर लेमडा निकाले तो इतना आना चाहिए। बात को समझिए मेरा, अगर रियल में डुअल नेचर होता तो अगर जितना लेमडा हम निकाले हैं, अगर यहाँ पे डी ब्रॉगली साहब भी खड़े होते तो वो भी कितना निकालते, 1.56। अगर हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को यूज करें और लेमडा कैलकुलेट करें और अगर लेमडा इसी के आसपास मिले तो हम ये मान लेंगे कि रियल में जो लाइट है उसका जो नेचर है वो डुअल है। ओके, चलिए आइए हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, कौन थे, डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। अब देखिए डी ब्रॉगली क्या कहता है, डी ब्रॉगली कहता है कि लेमडा, यहाँ पे क्या मिला, वोल्टेज, लेमडा इक्वल टू, डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट आपके कॉपी में है डुअल नेचर ऑफ लाइट में, लेमडा इक्वल टू 12.27 बाई रूट अंडर भी एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला अगर याद आए तो जरा सा आप दिमाग में लाएंगे, 12.27 बाई रूट भी एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा, 12.27 बाई रूट भी के जगह पे कितना, 54। ये किस में आ गया, एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू 12.27, अगर हम लोग 54 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ये मिल जाएगा 36 7 7 49 7 7 49 49 अठी 64, 7 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, 7.3 या 7.4 के आसपास एंगस्ट्रॉम। अगर हम लोग लेमडा इक्वल टू 12.24 में भाग करते हैं 7.3 से, आपको मिलता है 1.57 के आसपास आता है। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 7.4 आप ले लेंगे, थोड़ा एग्जैक्ट रूप में जाएगा 1.56 एंगस्ट्रॉम, 1.56 एंगस्ट्रॉम। आप जरा सा आप देखिएगा क्या हुआ कि जितना लेमडा ब्रैग्स के अनुसार आया, मतलब कि जो लेमडा आपने ऑर्डिनरी कंडीशन में लाया उतना ही लेमडा डी ब्रॉगली का जो डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट है वहाँ से आया। इसका मतलब क्या है कि इस बात से ये क्लियर होता है कि लाइट में सच में कैसा नेचर है, डुअल नेचर है। और इस बात को क्लियर कौन कर पा रहे हैं, डेविसन और जर्मर साहब। तो इसका कहना हुआ इसके बाद, सो दिस इज प्रूव्ड that light have dual nature because lambda is same in both the condition। क्या कह रहा है कि so this is proved that lambda light have dual nature because lambda is same in both the condition। क्या बोल रहा है कि रियल में जो लाइट है उसके पास डुअल नेचर है। ये कैसे पता चला कि जब हम लोग लाइट का वेवलेंथ ऑर्डिनरी कंडीशन में हम लोग पता लगाएं और यदि डी ब्रॉगली के द्वारा जो कॉन्सेप्ट मिला है उससे पता लगाएं तो दोनों में लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यदि दोनों में लेमडा का वैल्यू सेम है तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि लाइट के पास जो है वो डुअल नेचर है। इस बात को प्रैक्टिकली साबित कौन किए, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम लोग इस चीज़ को जल्दी से आप नोट करेंगे। कंप्लीट, और हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।